प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय गणित में चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के MCQ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में आपने इस चैप्टर से संबंधित जो मेन कंसेप्ट था और की पॉइंट्स थे उनका अध्ययन किया। इस भाग में हम क्या है MCQ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये प्रश्न विभिन्न प्रकार के परीक्षाएं जैसे कि है नेक्स्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, NTSC का एग्ज़ाम है और यहाँ तक कि क्या है जो आपकी वार्षिक परीक्षा है उसके लिए बड़े इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में क्या है 40 अंक के जो प्रश्न है वो MCQ आधारित होंगे। तो इसलिए क्या है इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से करें और इन प्रश्नों के माध्यम से लगभग पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, तो आपके चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी। तो प्रश्नों पर चलने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या है नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि क्या है आने वाले वीडियो का जो सूचना है वो आपको मिलती रहे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, उसमें ग्राफ के ऊपर L और M रेखाएं हैं। तो क्या है दोनों समीकरणों की L M रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो क्या होगा भाई, जैसे ग्राफ के ऊपर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उस समीकरण में क्या है एक अद्वितीय हल होता है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका? आंसर नंबर बी, युग्म का एक अद्वितीय हल होता है, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल। और बाकी ऑप्शन में क्या दे रखा है? समीकरण युग्म के अनेक हल कब होते हैं? जब रेखाएं क्या होती है दोनों संपाती होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है, तो अनेक हल होते हैं। और युग्म का कोई हल कब नहीं होता? जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। तो इसमें क्या है केवल एक अद्वितीय हल होता है जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ में P और Q रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो क्या है? अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि क्या है 3 कंडीशन होती है। कौन कौन सी? अगर रेखाएं ग्राफ के ऊपर ऐसे टकरा रही है एक बिंदु पे तो एक अद्वितीय हल होगा। अगर रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित है ऐसे तो क्या है अनेक हल होंगे, इसको संपाती बोलते हैं। और रेखाएं अगर क्या एक दूसरे के ऐसे समांतर जा रही है, कहीं नहीं टकरा रही है ग्राफ के ऊपर, तो क्या कोई हल नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशन है। तो इसमें क्या पूछा है? रेखाएं समांतर है। समांतर है इसका मतलब क्या है? समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, यदि रैखिक समीकरण युग्म आलेखीय विधि से एक अद्वितीय सार्व हल रखते हैं तो कौन सा हल है? एक अद्वितीय हल है। तो समीकरण को निरूपित करने वाली रेखाएं, तो अद्वितीय हल में रेखाएं क्या होगी? प्रतिच्छेदक होगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। संपाती तो अनेक हल में होती है, समांतर क्या कोई हल में नहीं होती और बराबर कह ही नहीं सकते। तो क्या है प्रतिच्छेदक आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, किसी ग्राफ पेपर पर समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे यदि रेखाएं L और M। अनेक हल कब होते हैं? जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती आ जाए, जैसे ये पहली रेखा है दूसरी रेखा भी इसके बिल्कुल ऊपर संपाती हो तो क्या अनेक हल होते हैं। तो ये सी ऑप्शन है। तो ग्राफ पेज पे क्या है तीनों बात बता दी मैंने। रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ऐसे संपत्ति आ रही हो तो अनेक हल है। रेखाएं ऐसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हो तो क्या है एक अद्वितीय हल है। और रेखाएं ग्राफ के ऊपर ऐसे समांतर जा रही हो, प्रतिच्छेद नहीं कर रही हो तो कोई हल नहीं है। तो ये 3 कंडीशन थी। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। यदि किसी ग्राफ पेपर पर समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, यदि दो रेखाएं P और Q, कोई हल कब नहीं होता? जब समांतर हो। तो रेखाएं क्या है समांतर हो तो कोई हल नहीं होता। ये तीनों बात आपको बता दी गई। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। समीकरण x जमा वाई बराबर 5 और x घटा वाई बराबर 5 और x बराबर 0, x बराबर क्या है 0 को आलेखित करने पर बनने वाले त्रिभुज का x एक्स पर स्थित शीर्ष होगा। तो ये जो इस हल के अंदर क्या है त्रिभुज का शीर्ष है x एक्स के ऊपर, तो x एक्स के ऊपर स्थित है, इसका मतलब y का मान क्या होगा 0। इसने कहा है कि x एक्स के ऊपर स्थित है, तो x एक्स के ऊपर कोई बिंदु स्थित है, इसका मतलब y का मान 0 होता है। तो y का मान इसमें 0 नहीं है, इसमें क्या y का मान 0 है, इसमें दोनों 0 है।
इसमें क्या वाई का मान 0 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर होगा। और बाकी इसकी क्या है वैल्यू पुट करके आप समीकरण में देख सकते हो। x बराबर 5 और y बराबर 0 रखोगे तो दोनों समीकरणों को ये संतुष्ट करती है। और एक्स एक्स पर स्थित होने के कारण क्या है, कोई भी ये मान लो प्लेन है हमारा एक्स एक्स और वाई एक्स, कोई बिंदु अगर इसी एक्स एक्स ऊपर मान लो यहाँ स्थित है या यहाँ स्थित है, तो इसका मतलब वाई का मान कितना होता है, 0 होता है, तभी वो एक्स एक्स के ऊपर स्थित होता है। प्रश्न नंबर 7 है, ग्राफ में दर्शाए गए रेखीय युग्म के कितने हल होंगे। अब इसमें हम ग्राफ को देखते हैं पहले, उसके बाद में क्या है तो कितने हल बताना है ये। तो ये ग्राफ में दो रेखाएं हैं, ये एक दूसरे के बिल्कुल क्या जा रही है, समांतर जा रही है। समांतर जा रही है तो क्या है, ये देखो पहली रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है। ये ग्राफ ये वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। इसमें एक रेखा है ये बिल्कुल सीधी जा रही है, दूसरी इसके समांतर जा रही है, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं क्या है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर एक में क्या है, कोई नहीं, तो इस समीकरण का कोई हल है नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, तो इसमें क्या है, संलग्न ग्राफ है में दर्शाए गए रेखीय युग्म का अभीष्ट हल होगा। तो इसमें क्या है, दो रेखाएं हैं, देखो ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया, ये क्या है पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। ये कहाँ पर टकरा रही है, एक बिंदु पर टकरा रही है। उस बिंदु के मान कितने हैं, उस बिंदु में एक्स का मान तो 6 है और वाई का मान इसके ऊपर स्थित है इसलिए 0 है। ये देखो एक्स का मान कितना है यहाँ पर, 6 है, वो जमा का है, और वाई का मान क्या इसके ऊपर स्थित है, तो क्या हो गया, 0। ये हम दे भी रखे हैं, पी बिंदु पर टकरा रही है, 6 और 0 इसका क्या है मान है। तो 6 और 0 इसका मतलब क्या है, एक्स बराबर 6 और वाई बराबर 0 इस समीकरण का हल है। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही होगा, एक्स बराबर 6 और वाई बराबर 0 इस समीकरण का हल है 6 और 0। तो एक अद्वितीय हल है क्योंकि रेखाएं एक बिंदु पर टकरा रही है। तो जब दो रेखाएं ग्राफ के ऊपर एक बिंदु पर टकराए तो कौन सा हल होता है, एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो ये आलेख दिया गया है, वही इस आलेख में क्या है, दर्शाए गए रेखीय युग्म में 2x घटा 4y घटा 10 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है x घटा 2y बराबर 5 के अभीष्ट हलों की संख्या होगी। तो इसके कितने हल होंगे भाई, रेखा क्या है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित है, एक ही रेखा है, दोनों समीकरणों की रेखा क्या है, बिल्कुल एक ही है। ये देखो ये रेखा है, ये बिल्कुल एक ही रेखा है, तो एक दूसरे के ऊपर क्या है, रेखा संपाती है। ये दो रेखा बन रही नहीं है, एक ही रेखा बन रही है। तो संपाती रेखा हो तो क्या होते हैं, अनेक रूप हल होते हैं। और दूसरा क्या है, इसका पता करने के लिए कि एक मेथड और भी है, अगर ग्राफ नहीं दिया गया है, सीधा समीकरण में देख के बताना है आपको कि इसके कौन से हल होंगे। तो उसके लिए क्या मेथड है, उसमें हम ज्ञात करते हैं A1/A2 कितना आएगा, फिर याद करते हैं B1/B2 और फिर याद करते हैं C1/C2। अब ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है, जो पहली समीकरण है उसमें x का गुणांक A1 है, तो ये आ गया आपका 2 बटा में दूसरी समीकरण में x का गुणांक यहाँ क्या है, वो क्या है A2 होगा। तो इसमें x के साथ 1 गुणा है, तो ये आ गया 1, तो कितना आया 2/1 यानी 2 आ गया। अब B1 और B2 क्या होता है, पहली समीकरण में y का गुणांक घटा 4 है यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा आपका B1 आ जाएगा घटा का 4, और B2 क्या आएगा दूसरी समीकरण में, जो y का गुणांक है घटा का 2, ये आ जाएगा आपका B2। घटा से घटा कैंसिल होगी, 4/2 का मतलब क्या आया 2/1 यानी कि 2 आ गया। तो ये भी बराबर, दोनों बराबर आ गए। जब पहले दो भाग बराबर आ जाए तो तीसरा भी चेक करना पड़ेगा, C1 C2। अब C1 C2 कैसे चेक करेंगे, इसमें तो 10 है, वो क्या है एक्स वाई की तरफ है, इसमें क्या है आगे बराबर है, तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 5 किस चीज़ का हो जाएगा, एक्स वाई की तरफ लेके आएंगे तो माइनस का। तो C1 आ गया घटा का 10, यानी कि जो अचर पद है वो C1 होता है पहली समीकरण में। दूसरी समीकरण में अचर पद है वो क्या है C2 होता है। तो इसमें 5 बराबर में है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या 5 है माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 10/5 का मतलब 2, यानी कि तीनों चीज़ क्या आ गई, तीनों का मान 2 2 2 आ गया। तो तीनों बराबर हो तो क्या है, जब A1 A2 बटा बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 आ जाए तो क्या समीकरण के अनेक हल होते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर पहले दो बराबर नहीं है
यानी कि A1/A2 और बराबर नहीं है B1/B2, तब क्या होगा, तब इस समीकरण के क्या है, एक अद्वितीय हल होगा। और अगर तीसरी कंडीशन होती है कि अगर ये पहले दो बराबर और तीसरा बराबर नहीं हो तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होता। तो ये क्या है, आप अच्छी तरह समझ लें। A1A2 B1B2 और C1C2 तीनों बराबर हो तो नेक हल, पहले दो बराबर नहीं हो तो एक अद्वितीय हल, पहले दो बराबर और तीसरा C1C2 इसके बराबर ना आ रहा हो तो क्या है, कोई समीकरण का हल नहीं होगा। तो ग्राफ से भी समझ सकते हैं, A1A2 से भी समझ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में क्या है, हमने समझ लिया कि रेखाएं संपाती है, इसलिए क्या उत्तर आया था, अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका क्या है, ऑप्शन सही होगा, क्योंकि रेखाएं संपाती है और तीनों बराबर भी आ रहे हैं, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट प्रश्न है 10, राम की आयु श्याम की आयु से 8 वर्ष अधिक है। तो राम की आयु श्याम की आयु से 8 वर्ष अधिक है, मान लो राम की ज़्यादा है, कहने का मतलब दोनों का आयु का जोड़ 28 है, तो राम की आयु होगी। अगर राम की, तो इसमें क्या है, आप समीकरण बना के करोगे तो टाइम लगेगा। ये ऑप्शन वाले प्रश्न है, इसमें आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन उठा के समीकरण बना के करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नहीं तो दोनों समीकरण बना लेते हैं, दोनों समीकरणों को हल करने पर राम और श्याम दोनों की आ जाएगी। तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे। तो राम की आयु मान लेते हैं 18 वर्ष, तो 18 है तो क्या है, शाम की क्या है, कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। शाम की कितनी हो जाएगी, 10, क्योंकि क्या है, राम की कितनी है, 8 साल ज़्यादा है। ये राम की होगी, ये शाम की होगी। तो पहला ऑप्शन उठा के करते हैं हम, राम की 18 माने तो शाम की क्या होगी, इससे 10 कम होगी, क्योंकि शाम की कम है, राम की ज़्यादा है। दोनों का जोड़ कितना आया, 28। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने भी कितना दे रखे है, दोनों का योगफल 28 दे रखे हैं। बाकी ऑप्शन उठा के ये चीज़ आप अप्लाई करो तो ये बराबर नहीं होते। जैसे राम की अगर हम 10 माने तो शाम की कितनी आ जाएगी, शाम की आ जाएगी 2, क्योंकि 8 साल उससे कम है। तो जोड़ कितना आया, 12। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो इसी प्रकार तीनों ऑप्शन गलत होंगे, 18 वाला बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन उठा के आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, एक संख्या दूसरी संख्या से दो गुनी है, इनका योगफल 150 है, 150 बड़ी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या 25 माने हैं तो छोटी क्या होगी, 12.5। तो क्या है, ये तो ऑप्शन गलत नज़र आ रहा है फिलहाल ही, तो दोनों का जोड़ 150 नहीं हो रहा है। दूसरी ऑप्शन उठाते हैं 50, तो दूसरी कितनी होगी, बड़ी संख्या 50 है, छोटी संख्या 25 होगी, क्योंकि ये क्या है, आपस में दुगने का संबंध है। तो 25 और 50 75 होता है, जबकि इसने दे रखा है कि जोड़ 150 आएगा। तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अगर क्या है 75 लें तो भी नहीं आता, 100 लें तो ये बिल्कुल सही आता है। देखो, अगर पहले ही बड़ी संख्या 100 लें तो दूसरी कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी, दोनों का जोड़ करेंगे कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल राइट है। तो इस प्रकार ऑप्शन उठा के जल्दी इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो MCQ प्रश्नों में क्या आपको क्या है, समीकरण बनाने में और उनको हल करने में क्या है, समय लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, एक संख्या को 2 से गुना करके 6 जोड़ने पर 28 प्राप्त होता है। यानी कि पहले संख्या को क्या करना है, 2 से गुणा करना है, फिर 6 जोड़ना है, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 28। तो इसको समीकरण में प्रकट करो। तो पहले मान लेते हैं संख्या x है, तो पहले इसको कितना गया, 2 से गुणा, फिर इसमें क्या किया, 6 जोड़ दिया, तो बराबर उत्तर कितना आ गया, 28। तो ये समीकरण बन जाती है हमारी। तो ये कौन सी समीकरण है, 2x जमा में 6 बराबर 28। तो ये बी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी 2 से गुणा करना, 6 जोड़ना, उत्तर 28 आ जाता है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। तेरह नंबर प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म 2x घटा ky जमा 3 बराबर 0 और दूसरा है 3x जमा 2y घटा 1 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। तो इन दोनों समीकरणों का क्या कोई हल नहीं है, तो k का मान ज्ञात करना है हमें। तो कोई हल नहीं की कंडीशन क्या है, कोई हल नहीं में क्या होता है कि a1 बटा में a2 और बराबर होता है b1 बटा में b2 और बराबर नहीं होता C1 बटा में C2। तो कोई हल नहीं की ये कंडीशन है हमारी कि A1 A2 का मान और B1 B2 का मान तो बराबर होता है, लेकिन C1 C2 इनका का मान इनके बराबर नहीं होता है। तो पहले ये ज्ञात करते हैं, A1 A2 कितना आएगा, A1 है 2
और B1 है 3, तो A1 A2 कितना आ गया, 2/3 आ गया। अब B1 B2 ज्ञात करते हैं। B1 B2 कितना है, B1 है इसमें y का गुणांक माइनस का k, तो ये आ गया माइनस का k बटा में आ गया आपका 2, क्योंकि यहाँ पर क्या है, y का गुणांक 2 है, तो ये B2 हो जाएगा। तो ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, और ये क्या आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। C1 C2 कितना है, ये क्या जमा का 3 है, ये घटा का 1 है, तो ये पहले से ही बराबर नहीं है, जमा का 3 और घटा का 1, तो ये तो पहले से बराबर नहीं है इसके। तो इससे हम क्या है, k का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस 2/3 बराबर k/2 है, इसके आर पार गुणा करते हैं तो अपने आप क्या आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको बाकी को हम क्या है एक बार हटा देते हैं, तो इससे को क्या आगे सरल करते हैं। इसको सरल करेंगे तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो k की 3 की गुणा 3k, लेकिन माइनस का, क्योंकि एक संख्या माइनस की है, 2 दूनी 4, और k बराबर क्या आ जाएगा आपका, 4 का 4, 3 k के साथ गुणा है, भाग में हो जाएगा, लेकिन है माइनस का माइनस, तो -4/3 क्या आ गई आपकी, k की वैल्यू आ गई। -4/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है। तो इस प्रकार हम क्या है k की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जो कंडीशन दे रखी है वो कोई हल नहीं की कंडीशन लिखेंगे पहले, कि पहले 2 का मान बराबर तीसरे का बराबर नहीं है, तो तीसरा पहले से बराबर नहीं है, पहले 2 बराबर है, इसमें वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। समीकरण x घटा 2y घटा 3 बराबर 0 और दूसरी समीकरण है 3x जमा ky घटा 1 बराबर 0, अद्वितीय हल के लिए k का मान। तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या है, पहले हम अद्वितीय हल की कंडीशन लिखते हैं। अद्वितीय हल की कंडीशन है a1 बटा में a2 और बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा में b2। ये कंडीशन है, बस पहले 2 बराबर नहीं है तो तीसरा देखने की जरूरत नहीं है। इस कंडीशन है ये, अगर ये कंडीशन है हमारी तो अद्वितीय हल होगा। अब इस कंडीशन में क्या कर देते हैं कि मान रखते हैं, तो क्या करते हैं, a1 बटा में a2 ये ज्ञात करते हैं। तो x का गुणांक है वो a1 होता है और दूसरी समीकरण में x का गुणांक a2 होता है। तो पहले में क्या है, x के साथ कितना है 1 है, दूसरे में कितना है 3 है, और b1 b2 ज्ञात करते हैं। b1 बटा में b2 ये आ जाएगा y का गुणांक पहले में घटा का 2 है, दूसरे में क्या है k है जमा का। तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए, ये बराबर नहीं होना चाहिए -2/k के, तब क्या है द्वितीय हल होगा। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो k कम k बराबर नहीं है, निशान कौन सा है बीच में, बराबर नहीं का, तो k कम k बराबर नहीं होना चाहिए किसका, 3 दूनी 6, लेकिन किस चीज़ का, माइनस का, क्योंकि 2 का है माइनस का है, तो 2 और 3 की गुणा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा कि k का मान -6 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में ही है कि बराबर नहीं है 6, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारा सही उत्तर होगा। तो पहले ऑप्शन के बराबर नहीं है 6 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है, समीकरण युग्म a1x जमा में b1y जमा में c1 बराबर 0, दूसरी समीकरण है a2x जमा में b2y जमा में c2। तो ये मूल रूप है समीकरणों का, रेखीय समीकरणों का। तो एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए इसमें क्या कंडीशन है अभी बताई थी, अद्वितीय हल के लिए a1 बटा में a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा में b2। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन आ जाएंगे हमारे, कौन सा सही होगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 b2 की गुणा हो जाएगी, बराबर नहीं होना चाहिए किसके, a2 b1। तो ये कौन सा ऑप्शन है चेक कर लें, a1 b2 और बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो घटा का निशान है, गलत है ये, 1 मिनट, तो ये बराबर नहीं है,
तो इसको थोड़ा आगे और सॉल्व करते हैं। इसमें A1 बट और B2, अगर ये क्या है A2 B1 इस तरफ ले आते हैं तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर नहीं है किसके, जीरो के। तो इस तरफ ये इस तरफ साइड में ले आए तो क्या हो गया, माइनस का हो गया, बराबर क्या बचा अब, जीरो। लेकिन बराबर नहीं का निशान है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, A1 B2 माइनस में A2 B1 बराबर नहीं हो जीरो। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी सही है। ये देखो A1 B2 माइनस में A2 B1 बराबर नहीं है जीरो के, तो क्या है, इसी से बना है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी और उसको एक साइड में कर लिया, तो आगे क्या आ जाएगा, बराबर नहीं जीरो के। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्मों के कहे एक अद्वितीय हल है। तो ये दो समीकरण दी गई है। अद्वितीय हल के लिए क्या होना चाहिए, A1 A2 कितना है, 4/2, ये A1 है, ये A2 है। B1 क्या है, K है, ये बराबर नहीं होना चाहिए, K/2। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये A1 A2 हो गया, ये B1 B2 हो गया। आपस में क्या होने चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए अद्वितीय हल के लिए। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, के 2 के गुणा 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, 4×2 = 8। तो आगे सॉल्व करेंगे, के बराबर नहीं होना चाहिए, 8 का 8 और 2 क्या आ जाएगा, बटा में कितना उत्तर आया, 4। तो के बराबर नहीं होना चाहिए 4, तो के बराबर 4 नहीं लगाएंगे, निशान क्या है बीच में इनके, के बराबर नहीं 4 है, तो के बराबर नहीं 4 के, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अनेक हल के लिए दो समीकरण दी गई है। कंडीशन क्या है, अनेक हल की कंडीशन लिखते हैं पहले। अनेक हल के लिए क्या होना चाहिए कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर होना चाहिए C1/C2। तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 लिख देते हैं। कितना है, ये है पहला आपका K/3 A1, ये K1 है, ये A2 है, और 4/8 क्या है, B1 B2 है। 4 क्या है आपका, B1 है, और 8 क्या है आपका, B2 है। और तीसरा है आपका, ये कैंसिल करें कितना आएगा, एक। तीसरा है आपका 6/12 जो अचर पद है। तो ये भी काटा 1/2 आ गया, ये भी क्या है 1/2 आ जाएगा। तो क्या है, पहले दो की का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाता है क्या कि K/3 बराबर 1/2 लिख लो, 4/8 कर लो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे के की और 2 की, 2K बराबर 3 आया। के की वैल्यू निकालेंगे, के बराबर क्या आया, 3/2। तो 3/2 क्या है हमारा राइट आंसर होगा। 3/2 कौन से में है, 3/2 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 भी आ जाएगा। तो या तो 3/2 मिलेगा या 1.5 मिलेगा। तो आप ऑप्शन देखते हैं, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी हमारा सही है। देखो 1.5 दे रखे है, के बराबर 1.5 इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं की कंडीशन क्या है कि पहले दो तो बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो। तो आइए लिखते हैं, पहले A1/A2 कितना आया, ये आया आपका 6/3, ये A1 ये A2। तो 6/3 को कैंसिल किया, कितना आया, 2। अब ज्ञात करते हैं B1/B2। तो 4 है, ये क्या है, 2 है, तो 4/2 कितना आया, 2। पहले दो बराबर हो गए। और तीसरा क्या है,
बराबर ना हो तो कोई हल नहीं होता। तो तीसरा क्या है, k/5। C1/C2 कितना है, k/5। जो अचर पद है ये है C1, ये है C2, 5। तो ये क्या है, बराबर नहीं होना चाहिए किसके, A1 A2 और B1 B2 तो बराबर है। तो ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, ये 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 2 है और इसकी वैल्यू भी 2 है। तीसरा इसके बराबर नहीं होगा तो के की कोई हल नहीं होगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2/1 मान के चलते हैं। के कम के और 5 दूनी 10, तो के की वैल्यू कितनी आई, बराबर नहीं है 10 के, यानी कि के की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए इसका कोई हल नहीं होगा। तो के की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। देखो तो ऑप्शन नंबर बी क्या कर देंगे, इसका के बराबर नहीं है 10 क्या है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 19 नंबर पे। 19 नंबर प्रश्न है, समीकरण युग्म 5x + 2y = 16। दूसरा है 7x घटा 4y = 2 में खालिस्तान होंगे। तो कितने हल होंगे भाई, इसके लिए क्या करते हैं, A1 A2 कर देते हैं। तो A1 A2 कितना है, 5/7 आ जाएगा। 5/7 A1 A2 आ गया। B1 B2 ज्ञात करते हैं, तो 2 बटा कितना आ जाएगा, घटा का 4। 2 बटा घटा का 4, सॉरी 2 जमा का है, बटा में 4 है, तो 2 बटा घटा का 4, ये कैंसिल किया कितना आया, -1/2 आ गया। तो ये पहले दो बराबर नहीं है, ये A1 A2 और ये B1 B2, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो यहीं लिख देते हैं कि इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है, इसमें अद्वितीय हल होगा, क्योंकि A1 A2 और B1 B2 बराबर नहीं है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, समीकरण युग्म वर्गमूल 2x घटा में वर्गमूल 3y = 0 और वर्गमूल 5x जमा में वर्गमूल 2y = 0 का हल होगा। तो इसमें क्या है, हम दोनों समीकरणों को क्या है, गुणांकों को बराबर करके के भी क्या है, हल कर सकते हैं, या फिर क्या है, हम सीधा ऑप्शन से भी उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। सीधा ऑप्शन रखते हैं पहले, x बराबर भी 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखते हैं, तो बिल्कुल ये संतुष्ट करता है। तो ये पहला ही क्या आ जाएगा, इसका हल आ जाएगा। और बाकी ये मान पुट करके देखते हैं x y की जगह, तो क्या है, इसका हल नहीं होता है। तो पहला नंबर जो आंसर है वो राइट होगा। प्रश्न नंबर 21 है, समीकरण युग्म x जमा y = 7 और 2x घटा 3y = 11। तो x का निराकरण करने पर y का मान। तो इसमें समीकरणों में x का निराकरण कर लेते हैं। नंबर 1 में x बराबर क्या आ जाएगा, 7 का 7 और y दूसरी तरफ जाके माइनस का है, तो ये x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू समीकरण नंबर इस 2 में क्या रख देते हैं। तो x की जगह कितनी भरनी है, 2 का 2, x की जगह क्या भरनी है, आगे x है, 7 घटा में y भर देते हैं, घटा में 3y, 3 सेम का सेम बराबर 11। तो अब देखो यहाँ x का निराकरण हो गया ना, अब सिर्फ y बचे है, तो y की वैल्यू आ जाएगी, x का हमने क्या कर दिया, निराकरण कर दिया। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले ये ब्रैकेट से हल करते हैं। 2 सत्ते, ये क्या आ जाएगा आपका, 2 सत्ते 14 घटा में 2y का 2y घटा में 3y बराबर आपके 11 है, सॉरी 11। तो पहले इसको हल करते हैं, घटा का कितना हो गया, 5y बराबर 11 का 11, 14 को इस तरफ लेके आए, माइनस का 14, तो कितना बच गया, माइनस के 5y बराबर, इसको साफ कर लेते हैं, माइनस के 5y बराबर क्या बच गया आपका, माइनस का 5y बराबर बच गया माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, y बराबर क्या आया, 3 का 3 और 5 इस तरफ आगे भाग में आ जाएगा। तो 3/5 क्या है, y की वैल्यू है, ये ऑप्शन नंबर है बी है, 3/5। सी में तो 5/3 है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, समीकरण युग्म, प्रश्न नंबर 23 है, समीकरण युग्म 3x घटा 5y = 1
और 5x जमा 2y बराबर 19 को हल करने पर x का मान होगा। तो इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसका मतलब क्या है, y के गुणांकों को बराबर करके क्या है कैंसिल करके x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, y का गुणांक 5 है, इसमें y का गुणांक 2 है, तो इसमें को क्या है 2 से गुणा कर देते हैं, इसको क्या है समीकरण को 5 से गुणा कर देते हैं, तो y के गुणांक बराबर हो जाते हैं। तो इसको 2 से गुणा करते हैं पूरी समीकरण को, तो 3 दूनी 6x माइनस में 5 दूनी 10y बराबर 2 एकम 2। इस समीकरण को 5 से गुणा करते हैं, पंजे पंजे 25x जमा में 5 दूनी 10y बराबर 19 पंजे 95। अब जोड़ने पर क्या है, निशान अलग अलग हैं, तो जोड़ने पर ये बराबर संख्याएं 0 हो जाएगी। 25 और 6 31x हो गए बराबर 95, 2 97 हो गए। x की वैल्यू आ गई हमारी 97 का 97, 31 यहाँ गुना है, यहाँ के भाग हो जाएगी। 97/31 आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या आपका सही है, 97/31। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, समीकरण 2x जमा 3y घटा 5 बराबर 0, kx घटा 6y घटा 8 बराबर 0। तो अद्वितीय हल के लिए की का मान। तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या है कि a1 बटा में a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2, ये कंडीशन है अद्वितीय हल के लिए। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्या है, a1 है x का गुणांक, और ये क्या है a2 है k, और b1 क्या है y के गुणांक होते हैं, b2 क्या है दूसरी समीकरण में y के गुणांक है। तो a1 a2 कितना है 2/k आ गया, ये a1 है और ये क्या है x का गुणांक है, इसमें k है तो ये a2 है। ये बराबर किसके नहीं होना चाहिए, b1, यानी कि b1 है 3 और b2 है -6, तो -6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। k की और 3 की, 3 के बराबर नहीं है 6 दूनी घटा का 12, के बराबर नहीं है घटा का 12, 3 इस तरफ आगे बटा में हो गया, तो कैंसिल किया तो क्या आ गया 3 चौके 12, लेकिन -4, -4 क्या है हमारी वैल्यू आ गई। तो ये के बराबर नहीं है -4, तो ये कहीं के बराबर 4 मत लिख देना, क्योंकि बीच में निशान किसका था, बराबर नहीं का था, तो के बराबर नहीं -4, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, -4 नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, अनेक हल के लिए क्या होना चाहिए, समीकरण युग्म के अनेक हलों तो क्या है a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 26 है, k का मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण युग्म kx जमा 3y जमा 3 घटा k बराबर 0 और 12x जमा में ky घटा के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अनेक हल के लिए क्या होना चाहिए, ये तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 बराबर होने चाहिए। तो तीनों को बराबर कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर k की वैल्यू आ जाती है। तो सबसे पहले हम कहते हैं a1 a2, a1 है यहाँ पर k और a2 है 12, तो a1 बटा a2 आ गई k बटे 12, ये बराबर होना चाहिए। b1 क्या है यहाँ पर 3 और b2 है k, तो 3/k ये आ गया आपका b1 बटा b2। c1 है इसमें ये पूरा 3 घटा k, क्योंकि अचर पद होता है c1, तो 3 घटा में k ये आ गया आपका c1। c2 है यहाँ पर -k, तो ये क्या है, पहले इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या है, तो यहाँ पर पहले 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k इंटू के क्या हो गया k स्क्वायर बराबर 12 दिए 36, k बराबर आ गया 36 का वर्गमूल आ जाएगा, तो किसके बराबर होता है 36 का वर्गमूल होता है +6, यानी प्लस का भी 6 माइनस का भी 6। तो ऑप्शन में क्या है +6 भी है माइनस भी है, दोनों अलग अलग दे रखे हैं, इसलिए दूसरी ओर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे निष्कर्ष निकल जाएगा क्या आएगी वैल्यू। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पहले इसके साथ करते हैं, तो के की 3 की 3 के घटा में के की 2
बराबर यहाँ पर आ गया के और 3 की माइनस का 3 के की 2। अब क्या है, माइनस का के की 2 बराबर ये 3 के भी इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के कितने हो गए 3 और 3 माइनस का 6 के। माइनस से माइनस कैंसिल होगी। अब के की 2 बराबर 6 के आ गया। दोनों तरफ के से भाग कर देंगे, यहाँ भी के से भाग कर दिया, यहाँ भी के से भाग कर दिया। ये के से के कट गया, 6 बच गया। यहाँ पर क्या के की 2 को के से भाग किया तो एक के बच गया। के बराबर आना चाहिए जमा का 6। तो यहाँ पर जमा का 6 है, यहाँ पर क्या है प्लस माइनस 6, तो इसके दोनों की कॉमन क्या हो गया +6। तो मतलब प्लस का 6 आना आपका क्या राइट आंसर आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी ऑप्शन सही है, +6 क्या आपका राइट आंसर आएगा। इसमें आंसर गलत दिया गया है। तो क्या है, के बराबर क्या है प्लस का 6 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, समीकरण युग्म x जमा 2y बराबर 0 और 2x जमा में ky बराबर 5 कोई हल नहीं के लिए k का मान। कोई हल नहीं की कंडीशन क्या है, a1 बटा में a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा में b2 और बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा में c2। कोई हल नहीं की ये कंडीशन है। इसमें वैल्यू देखते हैं। a1 क्या है, यहाँ पर x के साथ गुणांक है 1। a2 कितना है, यहाँ पर x के साथ गुणांक 2 बराबर होना चाहिए। b1 क्या है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर b2 है k और बराबर नहीं होना चाहिए। c1 क्या है, यहाँ पर 0, यहाँ पर c2 कितना है 5। तो ये तो पहले से ही बराबर नहीं है, इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, एकम k बराबर 4। तो k एकम k बराबर क्या है 4 होनी चाहिए वैल्यू। तो क्या है, इसका कोई हल नहीं होगा। k बराबर 4 कौन सी की वैल्यू है, ऑप्शन नंबर क्या है ए सही है कि k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। समीकरण युग्म 5x घटा 4y जमा 8 बराबर 0 और 7x जमा 6y घटा 9 बराबर 0 के ग्राफ या निरूपण की रेखाएं होगी। तो रेखाएं कैसी होगी भाई, प्रतिच्छेदी समांतर संपाती। तो पहले इसका क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ज्ञात करते हैं। तो a1 a2 कितना आएगा, a1 a2 आया 5, a1 तो आ गया 5, a2 आ गया 7। दूसरा b1 b2 ज्ञात करते हैं। b1 है घटा का 4 और b2 है 6। यहीं से क्लियर हो गया ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो पहले दो पद बराबर ना हो a1 a2 और b1 b2 तो क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल में रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद ही आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। समीकरण युग्म 9x जमा में 3y जमा 12 बराबर 0 और 18x जमा 6y जमा 24 बराबर 0 की रेखाएं होगी। तो इसमें भी क्या है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ज्ञात करते हैं। तो a1 है 9 और a2 है 18। तो कैंसिल करने पर कितना आया, 1/2। अब b1 b2 ज्ञात करते हैं। b1 है इसमें 3 और b2 है आपका 6। कैंसिल करने पर 1/2, दोनों बराबर आ गए तो तीसरा चेक करना पड़ेगा। इसमें c1 है आपका 12 और c2 है आपका 24। कैंसिल करने पर ये भी कितना आ गया, 1/2। तीनों बराबर आ गए, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। तो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अनेक हल में रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 ये है आपका, संपाती वाला बिल्कुल सही आ जाएगा। रेखाएं क्या मिलेगी, एक दूसरे के संपाती मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी में है संपाती, तो ये आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 30 है। समीकरण युग्म 6x घटा 3y जमा 10 बराबर 0, 2x घटा y जमा 9 बराबर 0 के ग्राफीय निरूपण की रेखाएं होगी। तो इसमें भी a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ज्ञात करते हैं। a1 है इसमें 6 बटा में a2 है इसमें 2। कैंसिल किया तो कितना उत्तर आया, 3। दूसरा इसमें b1 है घटा का 3 और b2 है घटा का 1। ये भी घटा से घटा कैंसिल होकर कितना आया, 3। c1 है इसमें 10 और इसमें c2 है 0।
तो ये बराबर नहीं है। पहले दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या है, इसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं में रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। तो ये आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 31 है, 2x जमा के y बराबर 1 तथा 5x घटा 7y बराबर 5 के अद्वितीय हल के लिए के मान। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होना चाहिए, a1 a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 b2। तो a1 है यहाँ पर 2, ये a1 है, a2 है 5, ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1 b2। b1 है यहाँ पर k और b2 है यहाँ पर -7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k की 5 की 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, 7 दूनी 14, लेकिन माइनस का k बराबर नहीं होना चाहिए -14, 5 क्या आ जाएगा बटम। तो कितना उत्तर आया, k का मान बराबर नहीं होना चाहिए -14/5। तो ये बी है उत्तर, क्या है इसका सही उत्तर होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 32 पे चलते हैं। यदि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 5x जमा 7y बराबर 50 है और 7 पेंसिल और 5 कलम के मूल्य को 46 रुपये को इस प्रकार लिखा जाए। तो पेंसिल का मूल्य क्या है, हमने x मानना है और कलम का मूल्य y मानना है। तो 7 पेंसिल है तो 7x हो जाएगा और 5 कलम है तो 5y हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 46 के बराबर। तो कौन सा उत्तर है इसमें, 7x हो जाएगा प्लस में 5y हो जाएगा बराबर 46। तो ये आपका समीकरण बन जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, रैखिक समीकरण युग्म x जमा वाई बराबर 14 और x घटा वाई बराबर 4 का हल होगा। तो इसको क्या है, ऑप्शन उठा के भी कर सकते हो, सरल भी कर सकते हैं। सरल करेंगे तो कैसे होगा, x जमा वाई बराबर क्या लिखते हैं 14 और x घटा वाई बराबर 4। जोड़ने पर क्या आएगा, ये घटा का y जमा का y 0, 2x बराबर क्या आया आपका 14 और क्या है 4 18। x बराबर क्या आया 18 के बटा में क्या आ जाएगा 2, तो कितना आया 9। तो x की वैल्यू 9 कौन से में आ रही है, x की वैल्यू इसमें भी नहीं है 9, दूसरे में 9 है, इसमें -9 है और इसमें -5 है। तो x की वैल्यू से ही पता चल जाएगा, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। तो x की वैल्यू क्या है जमा 9, बी उत्तर में सही है। तो बी उत्तर क्या है, हम सही मानेंगे उत्तर नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर क्या है बी सही है आपका। y की वैल्यू 5 है, ये हम आगे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आ जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, k के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x जमा वाई बराबर 1 और 2 k घटा 1 इंटू एक्स जमा में k घटा 1 इंटू वाई बराबर 2k जमा 1 का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं के लिए क्या कंडीशन है कि a1 a2 बराबर होना चाहिए b1 b2 और बराबर नहीं होना चाहिए c1 c2। तो कोई हल नहीं की कंडीशन है a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 और बराबर नहीं हो c1 बटा c2। तो इसमें a1 कितना है 3, ये क्या है a1, a2 है ये 2k घटा 1 पूरा x के साथ पूरा गुणांक है ये, तो 2k घटा 1। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, b1 है इसमें y के गुणांक 1 और b2 है इसका y का गुणांक k घटा 1 और बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2। c1 है इसमें 1 और इसमें है c1 ये पूरा 2k जमा 1। तो इसको क्या है सरल कर लेते हैं, हमारा k की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिया k की वैल्यू आ जाएगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या है 3 के साथ इसकी गुणा करते हैं, 3k घटा में 3 बराबर आ गया 2k घटा में 1। k को एक तरफ करेंगे 3k में से 2k इस तरफ आगे माइनस में हो जाएगा, k बच जाएगा बराबर घटा का 1
और 3 इस तरफ आगे जमा का हो जाएगा, तो के बराबर कितना बच गया, 3 जमा का 1 घटा के बराबर 2 बच गया। के बराबर क्या है, 2। तो यहाँ पर के की वैल्यू 2 कौन से में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, के बराबर 2। ये क्या आपका राइट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन में के बराबर 3 ये क्या है, गलत उत्तर दिया गया है बाय मिस्टेक। तो ऑप्शन के बराबर 2 क्या आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, बड़ी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या को ऑप्शन उठा के करते हैं, इसमें समीकरण बनाने में समय लगेगा। तो अगर पहली संख्या 13 माने तो दूसरी संख्या क्या है, 13 से बड़ी संख्या उत्तर में दी गई है। तो बड़ी संख्या 13 माने तो छोटी संख्या तो क्या है, इससे और छोटी होगी, तो इनका क्या है अंतर 26 नहीं आएगा। तो दूसरा ऑप्शन 12 भी नहीं हो सकता। 36 मान के चलें तो क्या है, छोटी संख्या 12 हो जाएगी, 12 और 36। तो इनका जोड़ अंतर कितना आया, 12 और 36 का 24 अंतर आया, जबकि अंतर कितना आना चाहिए 26। तो ये ऑप्शन भी गलत है। 39 ऑप्शन उठाते हैं। 39 में पहली संख्या बड़ी 39 मान लेते हैं, तो छोटी संख्या क्या होगी, 13 हो जाएगी। तो ये इसकी 3 गुणी भी होगी, 13 3 39। और इसका अंतर भी पता कर लेते हैं। अंतर आया 9 में 6 गया, 3 गया 6 और 2 26। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है हमारा डी ऑप्शन। तो इस प्रकार ऑप्शन उठा के हम उत्तर तक पहुंच सकते हैं। प्रश्न नंबर 36 है। दो संपूरक कोण, संपूरक कोण कौन से होते हैं, ऐसे कोण जिन दो कोण युग्मों का जोड़ 180 डिग्री हो, संपूरक होते हैं। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, छोटे कोण का मान। तो छोटे का क्या, पहला ऑप्शन उठाते हैं 81 डिग्री। तो बड़ा है इससे 18 ज़्यादा है, तो 18 ज़्यादा कितना हो जाएगा, 18 इसमें जोड़ देते हैं, 18 जोड़ देते हैं, बड़ा है तो 99 हो गया। अब 99 और 81 का जोड़ करके देख लो, अगर 180 आ जाए तो ठीक है, वरना अगला ऑप्शन देखते हैं। तो 9 और 1 10, 8 9 17 और 1 18, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही क्या है, सही है, क्योंकि जोड़ 180 आ रहे हैं और क्या है इनमें अंतर है, हमने 18 का ले लिया। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। राम की आयु रहीम की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद राम की आयु रहीम की आयु की 2.5 गुनी होगी। राम की आयु रहीम की आयु इस समय, तो पहला ऑप्शन मान लेते हैं 15 45, 3 गुनी होगी। राम की आयु रहीम की आयु की 3 गुनी है, तो उत्तर में राम की आयु। तो इसमें पहला क्या है, राम की आयु, दूसरी रहीम की आयु। तो इसमें 15 है, तो इसमें तो ये रहीम की 3 गुनी है, तो पहला ऑप्शन गलत है, होनी चाहिए राम की 3 गुनी। दूसरे में भी क्या है, राम की कम दे रखी है, रहीम की ज़्यादा दे रखी है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि राम की 3 गुनी होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन दे देते हैं। ये देखो, पहले में राम की 45 है, रहीम की 15 है, तो 3 गुनी होगी। अब क्या है, एक दूसरी कंडीशन क्या है, 5 वर्ष बाद, तो 5 साल बाद में इसकी तो 50 हो जाएगी राम की, तो इसकी क्या हो जाएगी, 15 से 20 हो जाएगी। अब क्या है, ये 2.5 गुना हो जाएगी ना, 20 दूनी 40 और 10 50, तो ये 2.5 गुनी होगी। तो इसका मतलब सी ऑप्शन ही क्या है हमारा बिल्कुल सही है, जो दोनों शर्तों पे खरा उतरता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 है। 2 अंक वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो इसमें भी अंकों का योग 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। तो इस बात से तो ये हमारा आंसर तक नहीं पहुंचते हैं। अब दूसरा देखते हैं। अंकों के क्रम पलटने पर, क्रम का मतलब इकाई की जगह 2.5 कर दो, 2.5 की जगह इकाई कर दो, तो इसका क्रम पलटेंगे तो ये हो जाएगा 36। इसका क्रम पलटेंगे तो ये हो जाएगा 63। इसका क्रम पलटेंगे तो ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 77। तो क्या है, प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो अब जो अंक पलटने पर संख्या बनी है वो ज़्यादा बननी चाहिए, तो इसमें तो ये कम बनी है, तो ये उत्तर गलत है। और इनका क्या है, 27 ज़्यादा होना चाहिए। तो इस दूसरे को देखते हैं। 36 और 63 में क्या है, ये 63 में से 36 घटाते हैं तो 27 का ही अंतर आता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो अंक पलटने में 63 बनेगी और इनका क्या है, 27 अधिक भी हो जाएगी 36 से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है। प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। 4 वर्ष के बाद उसका वेतन 1500 था,
10 वर्ष के बाद उसका वेतन 1800 था, तो उसका आरंभिक वेतन ज्ञात करना है। तो इसमें क्या कर देते हैं कि हम मान लेते हैं उसका आरंभिक वेतन x है। कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं, और वृद्धि उसमें मान लेते हैं y। एक साल में y की वृद्धि होती है, तो पहले में 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 4y हो जाएगी उसकी वृद्धि। तब कितना उत्तर आएगा? 1500 उसका वेतन बनेगा। दूसरे में 10 साल है, तो प्रारंभिक वेतन तो वही रहेगा, और उसकी वृद्धि कितनी हो जाएगी? 10 बार हो जाएगी, तो 10y हो जाएगी। तो अभी तो उसका वेतन बन जाता है 1800। अब इस समीकरणों को हल कर लेते हैं। घटाने पर ये घटा, ये घटा, ये 0 हो जाएगा, जमा घटा। अब घटा का 6y बच गया यहाँ पर, घटा का 10 है, जमा का 4 है, बराबर है। घटाने पर ये क्या? 1800 और जमा का 1500, घटा का 300 बच गया। अब y की वैल्यू कितनी आई? घटा से घटा कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 300 बटा में 6, यानी कि 50 रुपये। y की वैल्यू 50 आ गई, जबकि y की वैल्यू क्या है? वेतन वृद्धि है सालाना। निकालना उसका आरंभिक वेतन है, तो इसका मतलब x आरंभिक वेतन है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 50 वैल्यू इसमें समीकरण नंबर 1 में पुट करते हैं। तो x जमा में 4 और y, तो y की 50 है, 50 चौके कितना हो जाएगा? 200, बराबर कितना आना चाहिए? 1500 आना चाहिए। ये देखो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1500 का, तो 1500, 200 क्या हो जाएगा? दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 15 में से 200 गए, कितना आएगा? 1300 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1300। तो उसका मूल प्रारंभिक वेतन कितना? 1300 रुपये। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज समूह कोणों का जोड़ होता है, तो ये वैसे दूसरे चैप्टर का प्रश्न है यहाँ पर। चक्रीय चतुर्भुज समूह कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। जो वृत्त के अंदर चतुर्भुज होता है उसके समूह कोणों का जोड़ 180 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में क्या संबंध है? कि लंबाई 4 ज़्यादा है। तो इसमें 4 का अंतर नहीं है, इसमें तो 16 का अंतर है, तो ये गलत ऑप्शन है। इसमें भी क्या है? 8 का अंतर है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। इसमें 4 का है, लेकिन दूसरी बात और क्लियर करते हैं। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है? आधा परिमाप। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? इसका लंबाई जमा चौड़ाई गुणा 2। तो लंबाई जमा चौड़ाई और गुणा 2 नहीं करेंगे, यानी बटा 2 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? लंबाई चौड़ाई जोड़ने पर अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो अगर ये 16 और 20 जोड़ते हैं 36 आता है, तो इसका मतलब बिल्कुल ऑप्शन सही है, ये हमारा दोनों कंडीशन पूरी करता है। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। राम ने 5 कुर्सी 2 मेज 1625 में खरीदी है। श्याम ने 1 मेज 2 कुर्सी 750 की खरीदी है। प्रति कुर्सी और प्रति मेज का मूल्य क्या होगा? तो पहला ऑप्शन देखते हैं। 125 रुपये में क्या है? कुर्सी अगर खरीदें तो 5 कुर्सी की कितना हो गया? 125 5 625, और क्या है? 2 मेज का हो गया 1000, तो 625 और 1000 1625, तो बिल्कुल सही है इस ऑप्शन के अनुसार। दूसरे इस पे और ट्राई करते हैं। 125 रुपये की तो मेज होगी, 2 कुर्सियों का हो गया आपका मूल्य, नहीं, मेज कुर्सी का मूल्य कितना है? 125 है, तो 125 दूनी 250 तो हो गया आपका कुर्सियों का। मेज का हो गया एक का 500, और 250 750 हो गया ये। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा आपका। बाकी आप समीकरण बना सकते हो, कुर्सी का मूल्य x और मेज का मूल्य y मानकर। तो ये हो जाएगा 5x जमा 2y बराबर 1625। ये हो जाएगा 2x जमा 1y बराबर 750। उसको सॉल्व करते हैं तो उत्तर आ जाएगा x और y का। तो प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। 3 कुर्सी 2 मेज का मूल्य 700 है, 5 कुर्सी 3 मेज का 1100 है, 2 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य होगा। तो ये दोनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा, ऑप्शन उठा के इसको नहीं कर सकते। तो कुर्सी का x मान लेते हैं, तो 3x जमा में 2, 1 मेज का y मानते, 2 मेज का 2y हो गया बराबर 700 रुपये मूल्य। दूसरे में 5 कुर्सी है, तो 5x हो गया, और 3 मेज है तो 3y हो गया। इनका कुल मूल्य 1100 रुपये हो जाएगा। ये 2 समीकरण बन गई हमारी। अब क्या करते हैं, इन समीकरणों को क्या है, पहले सीधा जोड़ घटा करेंगे, तो ये बराबर नहीं है, कटेगी नहीं, इसीलिए क्या है, तो इसमें क्या करते हैं हम कि पहले समीकरण को क्या है 3 से गुणा कर देते हैं,
नहीं, पहले समीकरण को 3 से, दूसरे को क्या है 2 से गुणा कर देते हैं। तो क्या है y बराबर हो जाएगी, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9x जमा में 3 दूनी 6y बराबर 7 तिया 21 रुपये आ गया। अब इसको 2 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10x जमा में 3 दूनी 6y 11 दूनी 2200। घटाने पर ये घटा, ये घटा, ये घटा, ये बराबर था कट गया और यहाँ बच गया घटा का 1x बराबर घटा का 100 रुपये। घटा से घटा कैंसिल होगी, x का वैल्यू 100 रुपये, यानी कि यहाँ से हमें पता चल जाता है कि कुर्सी की जो वैल्यू है 100 रुपये है। तो कुर्सी की 100 रुपये मान लेते हैं, हमें एक बार यहाँ लिख के छोड़ देते हैं, कुर्सी की वैल्यू 100 रुपये है। अब क्या है, मेज़ की वैल्यू निकालेंगे तो इसका मान एक पहले समीकरण में क्या है, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं x की 100, तो 3 गुणा 100 कितना हो गया 300 जमा में 2y बराबर 700। तो यहाँ पर 2y बराबर क्या आ जाएगा, 300 दूसरी तरफ ले जाएंगे, घटा हो जाएगा तो कितना बच गया, 700 में 300 गया 400। और y बराबर कितना आया 2, इस तरफ भाग में हो जाएगा, 400 के भाग में 2 हो जाएगा तो कितना आ गया y की वैल्यू 200। तो y की वैल्यू आई है 200। अब x y की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें निकालनी है ये कुर्सी का मूल्य है, ये मेज़ का है, तो लेकिन एक कुर्सी एक मेज़ का नहीं निकालना है। प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं, किसका निकालना था, 2 कुर्सी, तो एक कुर्सी का x है तो 2 कुर्सी का कितना हो जाएगा 200। और मेज़ कितनी है 2 मेज़, तो एक मेज़ का 200 रुपये, 2 मेज़ का 400, तो कुल मूल्य कितना हो गया 600। तो 600 इसमें ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, दोनों संख्याओं का योगफल 75 है, तो छोटी संख्या होगी। तो छोटी संख्या 35 माने, पहला ऑप्शन उठाते हैं, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी। दोनों का जोड़ करते हैं 75 आता है, तो बिल्कुल क्या है ये ही उत्तर हमारा सही है। तो ऑप्शन उठा के ऐसे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, योगफल 360 है, तो बड़ी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या पहला ही ऑप्शन उठा देते हैं, 150 है। तो छोटी संख्या क्या है, 360 में से घटाएंगे तो छोटी क्या है, तो बड़ी बचेगी, तो इसका मतलब क्या है ये उत्तर गलत है। तो 180 लेते हैं, तो 180 दूसरी है तो बराबर आ जाएगी, जबकि ये संख्या छोटी बड़ी है, तो ये ऑप्शन भी एक बार छोड़ देते हैं। तीसरा 210 लेते हैं, तो 360 जोड़ है इनका, 210 बड़ी संख्या ले लेते हैं, तो छोटी क्या है इसमें से घटाएंगे आ जाएगी, ये आ गई आपकी 5 बच गया ना, तो यहाँ 0 5 1 150। तो बड़ी संख्या 210 मान ली हमने, छोटी 150, तो अनुपात कितना आया, अनुपात पे और चेक कर लेते हैं। तो 210 बटा में 150 बटा में करेंगे, अनुपात आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 3 7 21, 3 5 15, 7/5, तो इसका मतलब क्या है हमारा राइट आंसर बिल्कुल सही है। तो 5:7 अति हमने क्या है छोटी संख्या पहले क्या है ऊपर लिखनी है। तो ऑप्शन नंबर क्या है सी आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात क्या है 5:4 है, और प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं हम, 50/40 करेंगे तो अनुपात आ जाएगा, तो 5:4 आ गया। इसका मतलब इस पे तो ये क्या है पहली कंडीशन पे बिल्कुल सही है। दूसरी कंडीशन इसमें क्या करना है, जोड़ना है 10 दोनों में, तो 50 में 10 जोड़ने पर ये हो जाते हैं 60, 40 में 10 जोड़ने पर हो जाते हैं 50, 0 से 0 कट के 6:5, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने आज के चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के क्या है MC क्वेश्चन है उनका अभ्यास किया।